चलिए बच्चों एक बार रिवीजन कर लेते हैं केस नंबर 2, 3, 4 ऑफ द फ्रोबेनियस मेथड। फ्रोबेनियस मेथड का केस नंबर 1 हम लोगों ने बहुत डिटेल में करा, उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन भी करा। अब हम लोग रिवाइज कर रहे हैं केस नंबर 2, 3 एंड 4 को। देखिए केस नंबर 2 क्या कहता है कि अब आपके पास जो रूट्स आएंगे वो दोनों के दोनों रूट सेम आएंगे। जैसे कि आपके रूट्स आ गए 0, 0, 2, 2, 3, 3, 4, 4, कुछ भी आएंगे दोनों के दोनों सेम आएंगे। अगर आपके दोनों रूट सेम आते हैं तो जो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा वो होगा C1y। ये y कौन सा? ये y वो सीरीज है जिसको हम सॉल्यूशन बोलते थे, जो हमने नंबरिंग करी थी इक्वेशन नंबर 2। तो ये वो सीरीज है जिसको हम सॉल्यूशन बोलते थे और ये पूरा का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन है। तो हमें करना क्या होगा, पहले हमें वो सीरीज बनानी होगी जिसको हम लोग आंसर बोलते थे, सॉल्यूशन बोलते थे, और उस सीरीज में जहां जहां m है उसकी जगह m की पहली वैल्यू रख देंगे, दैट इज m1। और उसके बाद आपका जो भी आंसर आया था जिसको हमने सीरीज सॉल्यूशन बोला था, वो सॉल्यूशन को पहले एक बार डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू m, और डिफरेंशिएट करने के बाद आपको m की जगह m2 रखना है। वो बात अलग है कि दोनों सेम है। तो ये आपका केस 2 है। केस 2 में आपके पास जो सॉल्यूशन था एक बार उसको एज इट इज रखना है और एक बार उसका पहले डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू m, और डिफरेंशिएशन करने के बाद फिर m की वैल्यू रखनी है। ये आपका केस 2 था। केस 3 थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। केस 3 ये कहता है कि अब हमारे पास दो रूट्स निकल कर आए, माना एक रूट आ गया m1 और एक रूट आ गया m2। दोनों के दोनों रूट्स जो होंगे वो टोटली अलग अलग होंगे, दोनों में इंटीजर का डिफरेंस होगा। जैसे एक रूट हो सकता है 2 और एक आ जाए 4 या 5, एक आ जाए -2 और दूसरा आ जाए 2, एक आ जाए 1 और एक आ जाए 3, तो कुछ भी आ सकता है। दोनों के दोनों डिफरेंट होंगे, दोनों ही इंटीजर होंगे, दोनों में इंटीजर का डिफरेंस होगा। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, जो बड़ा रूट होगा उसको m1 और दूसरे वाले को m2 लेट कर ले रहे हैं। अभी क्या केस कहता है, ये केस ये कहता है कि आपने ये सॉल्यूशन बनाया है ना, ये हमारा सॉल्यूशन है, यही वो सॉल्यूशन है जिसमें पहले हमें a1 की वैल्यू रखनी होती है, a2 की वैल्यू रखनी होती है, और जब ये सॉल्यूशन y बनकर आता है तो इसी y को एक बार हम पहले यहाँ पर रखते हैं और फिर इसी का डिफरेंशिएशन करके यहाँ रखते थे केस 2 में। तो ये वो सॉल्यूशन है। अब केस 3 क्या कहता है कि आपने ये सॉल्यूशन निकाला और इस सॉल्यूशन में a0 को तो रखना नहीं होता है, a0 तो एज इट इज रहेगा। आपने a1 की वैल्यू पुट करी, a2 की वैल्यू पुट करी। सपोज ये सॉल्यूशन आपको मैंने समझाने के लिए एक एग्जांपल के तौर पर ये लिख दिया। तो ये देखिए एक एग्जांपल लिखा है कि सपोज आपने वैल्यूज पुट करी और वैल्यूज पुट कर ये वैल्यू आ गई, ये हमारा सॉल्यूशन आ गया और हमारे रूट्स निकल आकर आए थे सपोज 2 और -2। तो एक रूट था 2 और एक रूट था -2। तो देखिए आप जरा इस वाले सॉल्यूशन में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जब आप यहाँ पर 2 रख रहे हैं 2, तो 2 वैल्यू रखने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही, 2 रखने से बड़े आराम से आंसर आ रहा है। लेकिन जैसे ही आपने -2 रखा, आपके पास दो और रूट आए थे, एक 2 और एक -2। तो जैसे ही आपने इसमें -2 रूट रखा तो आप देखेंगे ये वाला जो फैक्टर है, ये फैक्टर आपका 0 हो जाएगा। देख रहे हैं, जैसे ही आपने m की जगह -2 रखा तो ये पूरा फैक्टर 0 हो गया, और इस फैक्टर के 0 होने की वजह से ये पूरी की पूरी टर्म क्या हो गई, इनफाइनाइट। और अगर ये पूरी टर्म इनफाइनाइट हो गई तो आपका पूरा आंसर क्या आ गया, इनफाइनाइट। और जैसे इस पूरे इनफाइनाइट आंसर को आप अपने कंप्लीट आंसर में रखेंगे तो वो भी हो जाएगा इनफाइनाइट। तो इसका मतलब ये टर्म इनफाइनाइट नहीं होनी चाहिए थी, इसका मतलब ये 0 नहीं होना चाहिए था। तो ऐसे में देखिए मेथड क्या कहता है कि सम ऑफ इट्स कोफिशिएंट बिकम इनफाइनाइट, देन वी रिप्लेस a0 बाई b0 m - m2। इसका मतलब जहां जहां a0 है उसकी जगह b0 और साथ में वो फैक्टर लिख देते हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, जिससे कि ये फैक्टर इससे मल्टीप्लाई करते ही दोनों फैक्टर कैंसिल हो जाएंगे और वो सिचुएशन ही खत्म हो जाएगी जिसकी वजह से डिनोमिनेटर में 0 बन रहा है। तो हमें a0 को रिप्लेस करना पड़ेगा b0 m - m2 से, और तब जाकर हमारा कंप्लीट आंसर बच्चों ये बनेगा। आप देख सकते हैं। तो केस 3 क्या कहता है, केस 3 कहता है कि जब भी आपका सॉल्यूशन आएगा उसमें एक फैक्टर ऐसा होगा जो कि 0 बन जा रहा है m की वैल्यू रखने पर।
उस फैक्टर को एलिमिनेट करना पड़ेगा। उस फैक्टर को एलिमिनेट करने के लिए हम वो फैक्टर उसमें बी नॉट की मल्टीप्लाई ऐसा कर उसको रिप्लेस कर देंगे ए नॉट की से। तो जो ए नॉट था उसको रिप्लेस कर देंगे बी नॉट और दैट फैक्टर से, जिससे वो उससे कैंसिल हो जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद जो y आएगा उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू m और फिर m2 की वैल्यू रखेंगे। तो इसको थोड़ा सा मैं और क्लैरिटी देती हूं आपको। तो देखिए, जैसे यहां पर अब ये प्रॉब्लम कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में जहां जहां ए नॉट है उसको रिप्लेस कर देंगे बी नॉट से, और ये जो फैक्टर है जो कि प्रॉब्लम कर रहा है दैट इज m+2, और ये प्रॉब्लम तब कर रहा है जब हम m की वैल्यू -2 ले रहे हैं। ये बात को ध्यान रखना है। और जो छोटी वैल्यू है उसको हम लोगों ने m2 कॉल करा है। तो देखिए ये सॉल्यूशन क्या बनेगा, y = a0। अब a0 की जगह क्या आ रहा है, b0 m+2, यहां से आगे आपका x की पावर m, अंडर ब्रैकेट में क्या था 1 - x² अपॉन m+4, उसके बाद प्लस x की पावर 4 अपॉन m+2 m+4, और ये वैल्यू आ गई थी। अब आप इसकी फैक्टर के अंदर पूरे में मल्टीप्लाई कर दीजिए। बी नॉट को आप चाहें तो बाहर ही रख दीजिए, बीइंग कांस्टेंट, आप इसको बाहर रहने दीजिए, m+2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए क्या बनकर आ रहा है, m+2 और m+4, ये बनकर आया। आप देखेंगे तो ये फैक्टर इस फैक्टर से कैंसिल हो गया। अब अगर आप पुट कर रहे हैं m की जगह पर -2, देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, ये 0 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये 0 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां पर देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे कर कर ये जो आपका m2 आया उसके लिए आपके पास जो सीरीज बनकर आई वो b0 में बनकर आ गई, तो ये m2 के लिए बनकर आई है। तो आपका जो कंप्लीट आंसर होगा उसमें आपके पास जो यहां पर y लिखोगे आप, ये a0 वाली सीरीज होगी, जहां पर आप m की जगह पर m1 लिखोगे, प्लस C2, ये जो डेल y अपॉन डेल m आप करोगे, ये कौन सी सीरीज होगी जिसमें b0 आ रहा है, ये वाली सीरीज, दिस सीरीज b0 वाली। और यहां पर फिर आप डिफरेंशिएशन करने के बाद m की जगह पे पुट करेंगे m2, तो यहाँ पर m1 आ जाएगा, यहाँ m2 आ जाएगा। ये a0 वाली सीरीज होगी और ये b0 वाली, और b0 वाली सीरीज ये है। ये बच्चों आपका केस 3 था, एक बार केस 4 देख लेते हैं। देखिए केस 4 क्या कहता है, केस 4 ये कहता है कि नाउ रूट्स आर रियल, डिफरेंट, बाय एन इंटीजर। ये कहता है कि अब जो हमारे रूट्स आएंगे वो रियल होंगे, डिफर बाय एन इंटीजर होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपका एक रूट आ गया 2 और एक रूट आ गया सपोज -3, लेकिन नाउ एनी ऑफ कोफिशिएंट, कोई भी कोफिशिएंट हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल वो a1 हो सकता है, या a2 हो सकता है, या a3 हो सकता है, कोई भी कोफिशिएंट की वैल्यू क्या आएगी 0/0 फॉर एट m = 2 पर या -3 पर। इस बात को समझ लेते हैं क्या कह रहा है।
ये क्या कहता है केस, अकॉर्डिंग टू दिस केस जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे, डिफरेंट होंगे बाय एन इंटीजर। जैसे कि एक 2 हो गया, एक -3 हो गया। अगर ये रूट्स आ रहे हैं तो ये केस 4 है, लेकिन ये केस 3 भी हो सकता है। बस केस 3 में B0 वाली टर्म हमें लानी पड़ती है अगर इंफिनिटी बन रहा है। तो यहाँ पर ये 2 और सपोज -3 हो गए। अब ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जब आप A1, A2, A3 कुछ निकालेंगे और 2 या -3 कोई वैल्यू रखेंगे तो इनमें से कोई एक ऐसा कोएफिशिएंट हो सकता है जो 0/0 बन जाए। तो जैसे फॉर एग्जांपल सपोज आपने A1 निकाला, ठीक है, और A1 निकालते वक्त आपके जो वैल्यू आई वो आ गई m/m+4 और एक आ गई m-2। सपोज ये वैल्यू आ गई, ये A1 आया, बट आपने तो रूट्स निकाले थे यहाँ पर क्या, n की वैल्यू 2 आई थी और -3 आई थी। जैसे ही आपने पुट करा m = 2, सॉरी ये 0, जैसे आपने पुट करा m = 2 तो आप देखिए A1 की वैल्यू क्या आ गई 0/, जैसे यहाँ पर 2 पुट करा तो ये वैल्यू आ गई 0। तो ये वैल्यू 0 कब आ रही है, एट m = 2 पर। तो ये हो सकता है कि जो भी आपका रूट निकल कर आए, जैसे ही आप उसे किसी वैल्यू में रखें तो वो 0/0 बन जाए। तो इसका मतलब है A1 की वैल्यू 0/0 इनडिटरमिनेंट आ गई। इसका मतलब A1 को फाइंड आउट नहीं किया जा सकता, तो A1 की वैल्यू हम लोग A1 ही लिखेंगे। तो इसका मतलब A0 तो पहले ही नहीं निकालते थे, अब हम A1 भी नहीं निकाल सकते, A1 की जगह A1 ही लिखेंगे। तो ऐसे में हमारा जो कंप्लीट आंसर होगा वो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू केस 4, कंप्लीट सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू केस 4, y = C। आपको y की सिर्फ वो ही वैल्यू लेनी है जिसके लिए इनडिटरमिनेंट बना था, जैसे कि 2। तो यहां पर आप जो निकालेंगे वो सिर्फ 2 के लिए निकालेंगे। तो 2 मैंने यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे लिया था, जर्नल वैल्यू 2 नहीं है। तो यहाँ पर हम m निकालेंगे और m इज द रूट फॉर विच A1 या A2 या A3 कोई भी वैल्यू क्या आएगी, इनडिटरमिनेंट। जो भी वैल्यू इनडिटरमिनेंट आ जाएगी वो आपके लिए m हो जाएगा। तो m is the roots for which A1 या A2 या A3 becomes this is the answer। यह आपका आंसर। इसका मतलब A1 की वैल्यू अगर 0/0 आ रही है और वो किसी एक पर्टिकुलर रूट को रखने पर आ रही है, तो बस उसी रूट के लिए आपको आंसर देना है। दिस इज केस 4। फिर से देख लेते हैं केस 4 क्या कहता है कि सपोज आपने A1 निकाला, A1 की वैल्यू ये निकल कर आ गई। इसमें आपने देखिए 2 आपके रूट्स निकल कर आए थे, तो यहाँ से या आप इसको दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि ये फैक्टर तो आप पहले ही 0 कर चुके थे, तभी आपके रूट्स निकल कर आए थे m = 2। तो ये फैक्टर तो आप पहले ही 0 कर चुके थे, तो इस फैक्टर की वजह से ये तो आप ऑलरेडी 0 कर चुके थे जो आपने रूट्स निकाला। तो इसका मतलब ये वैल्यू बन गई 0/0, इनडिटरमिनेंट आ गई। तो इसका मतलब A1 को नहीं निकालेंगे, A1 की जगह A1 ही रखेंगे, और जिस रूट्स की वजह से ये इनडिटरमिनेंट आया सिर्फ उसी रूट्स के लिए सॉल्यूशन निकालेंगे और वो ही हो जाएगा हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन।
आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है। यहाँ पर आपको दोनों रूट्स नहीं लेने, यहाँ पर आपको एक वही रूट लेना है जिसके लिए इंडिटरमिनेंट कोएफिशिएंट बनता है। बच्चों ये केस जो है ये भी इम्पोर्टेंट है, आप इसको भी जरूर ट्राई करेंगे। आपका केस नंबर 1 और केस नंबर 4 ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इनको जरूर आप एक बार अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। I think this is enough for the day. Thanks everyone. Take care. Bye.